अब हम बात करेंगे बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है। ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे, बहिष्कार एवं स्वदेशी। बहुत सिंपल सा शब्द है ये, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। आप हेडिंग बना लें। बहिष्कार का सीधा सा मतलब क्या होता है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार। ठीक है। सरकारी संस्थाओं में क्या क्या आ जाएंगी? अदालत की चर्चा होती है, शैक्षणिक संस्थाओं, ये दो सबसे प्रमुख होंगे। ठीक है। कि भाई उसमें जाना ही नहीं है, हम विवाद लेके नहीं जाएंगे तो न्यायाधीश और वकील क्या करेंगे? विवाद को खुद ही सुलझा लो। हम पढ़ने नहीं जाएंगे, वैकल्पिक शिक्षा। तो जहां जहां बहिष्कार करेंगे उसका विकल्प भी देना होगा हमें, यानी स्वदेशी भी लाना होगा हमें। आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक कभी पढ़ाया था 15-20 दिन पहले, आधुनिक उद्योगों का विकास। याद है सभी को क्या? देखो, मैं अंडर एस्टिमेट तो किसी को भी नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है। प्रतिभा सब में होती है, मैं जानता हूँ इस बात को। और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये आपका डिसीजन है। कोई ऐसी चॉइस नहीं करता है कि हमें जाके तैयारी करना है। ठीक है। बट फिर भी मैंने सोचा पूछ लूँ। क्लासेज वैसे चल रही है ना, 15-20 दिन हो गया है, टाइम हो गया है। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का हमने जिक्र किया था। आधुनिक उद्योगों के विकास में राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी भूमिका है। ये वही सब मूवमेंट है। स्वदेशी आंदोलन में जब स्वदेशी होगा, विदेशी कपड़ों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार होगा, स्वदेशी का जो है प्रयोग होगा। आपको याद होगा हमने कहा था शिक्षा का विकास एक सरकारी प्रयास है, एक भारतीयों का प्रयास है, एक ईसाई मिशनरियों का प्रयास है। स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, सरकारी प्रयास का मूल्यांकन करवा दिया था। आपके नोट्स जो दिए गए हैं बहुत बढ़िया नोट्स हैं उसमें। 20वीं सदी के सारे आयोग वगैरह के बारे में उसमें मेंशन है, उसको पढ़ना है आपको एक बार। ठीक है। उसी तरीके से हमने बताया था शिक्षा में, देखो जैसे आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा, राम मोहन राय, विद्यासागर, इन सबका अध्ययन किया था हम लोगों ने। अब आप देखो तो उस पूरे प्रोसेस में शिक्षा की जब बात की जाती है तो क्या शिक्षा के विकास में हमारा प्रयास नहीं था? हमारा भी प्रयास था। राम मोहन राय ने स्कूल कॉलेज खोले, सैयद अहमद खान ने खोले। किसी का उठा के देख लो, सिंह सभा आंदोलन की भूमिका रही 19वीं सदी में। कभी आपसे पूछेगा कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने शिक्षा के विकास के लिए क्या कदम उठाए? तो सबके कंट्रीब्यूशन को जमा कर दो आप एक बार, ज्योतिबा फूले और जितने भी कंट्रीब्यूशन हैं, एक ठीक ठाक लिस्ट आपके सामने तैयार हो जाएगी। शिक्षा के विकास को गति अब मिलेगी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ, जो स्वदेशी प्रयास है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्यों मैं घटनाओं को लिंक कर रहा हूं? हो सकता है 200 वर्षों में भारतीयों के प्रयासों पर टिप्पणी पूछ ले आपसे। किसी नए चीज को यूपीएससी क्रिएट करती है जो अब तक नहीं पूछा गया है, बट क्रिएट भी इसी टॉपिक के भीतर से ही करती है। कोई बाहर की चीज है नहीं कि इवन सिलेबस में से ही पूछ रही है। तो आपको पीछे की जानकारी भी इस तरीके से थोड़ी ध्यान रखनी है आपको, लीनियर फॉर्म में। जैसे स्वदेशी आंदोलन है, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, असहयोग आंदोलन होगा, फिर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खोलेंगे, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार सविनय विज्ञान आंदोलन में भी फिर। तो धीरे धीरे सरकारी प्रयास तो है ही, हमारे प्रयासों से भी पैरेलल शिक्षा का विकास होगा। दुनिया में जितने भी उपनिवेश बने, कुछ एक उपनिवेशों को छोड़कर, जहाँ श्वेत आबादी ज़्यादा थी, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ श्वेत आबादी थी, जहाँ अश्वेत लोग ज़्यादा रहते थे। अश्वेत कहने का मतलब उनके हिसाब से श्वेत नहीं है, श्वेत तो हम भी हैं ही, श्वेत अश्वेत, बट अंग्रेजों के हिसाब से नहीं थे। तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत कम जगह अच्छा था। हम उन चुनिंदा उपनिवेशों में थे जहाँ शिक्षा एक मजबूत इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल पूंजी थी हमारे पास। सरकार की हर नीति पे हम विकल्प की बात करते थे, ये नहीं ये बेहतर होगा। आजादी के बाद हमें इम्प्लीमेंट करना था, नीति ज्यादा नहीं बनानी थी हमें। इतनी चर्चा हो गई थी 60 वर्षों में कि क्या क्या दिक्कत आ रही है और क्या करने से दिक्कत का सोल्यूशन होगा। ये हमारे पास बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी पूंजी थी। तो हम तो देखो घटनाओं को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, बट जो इस तरीके का फिर जो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे समझना भी है आपको। इस एंगल से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्यों सब चीजें लिंक्ड होंगी, आगे चल के यही बुद्धिजीवी हमारे देश को लीड करेंगे। ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे बहिष्कार और स्वदेशी की। पहले लिख लो बहिष्कार के बारे में आप जरा, दो चार पॉइंट्स लिखो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। यहां लिख लो यह सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, यह सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है। अब इसके छोटे छोटे उदाहरण हैं। यदि आप किताब पढ़ोगे तो उसमें एक पूरा पैराग्राफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी का लिखा हुआ है। इसे उन्होंने बताया है, किसी की शादी होती थी और कोई विदेशी उपहार देता था तो लोग नहीं लेते थे। अब किसी की शादी में विदेशी उपहार भी अच्छे पैसे वाले लोगों में कोई देगा, भाई गरीब लोगों तो कोई विदेशी उपहार देने से रहा। इससे ना पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि क्या चल रहा है उस मूवमेंट के दौरान। जो पुजारी होते थे उन्होंने जिक्र किया है, विदेशी चीनी से बने प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। विदेशी चीनी से बने प्रसाद को ग्रहण नहीं करते थे, कोई भी मिठाई वगैरह लोग नहीं खरीदते थे बाजार से। यदि विदेशों में बना हुआ नमक यूज किया जा रहा है तो उस नमक का भी लोग प्रयोग नहीं करते थे। चीनी, नमक, मतलब डेली चीज यूज करने की चीजें भी उन्होंने बहिष्कार किया था। मूवमेंट का प्रसार बहुत कॉमन लोगों तक भी ये हुआ था, विदेशी गिफ्ट लोग नहीं ले रहे हैं। जो धोबी भाई थे उस समय, विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया था, ऐसा देखा गया है। अब तो ज़्यादातर लोग विदेशी ही पहन लेते हैं भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो दौर दूसरा है, वो दौर दूसरा था। विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया था और बहुत सारे विदेशों में बने हुए आभूषण थे, भारतीय महिलाएं जो थी उन्होंने या तो उसको हटा दिया या फिर खरीदने से इनकार कर दिया। तो बहिष्कार ये क्या एग्जाम्पल शो करता है, जैसे पुजारी का एग्जाम्पल, धोबी भाई का एग्जाम्पल, महिलाओं का एग्जाम्पल, ये शो करता है कि आम लोगों के स्तर पे भी यह विचार बहुत पॉपुलर। बात समझ में आ रही है। जब आप सोशल वर्क की बात करेंगे, कैसे प्रसार हुआ, ये उदाहरण बड़े उपयोगी होंगे। ब्रैकेट में लिख लो आप यहाँ पे, चीनी, नमक, विदेशी उपहार इत्यादि से संबंधित उदाहरण। ठीक है। तो विदेशी बहिष्कार का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बहुत पॉपुलर हुआ। इसी में अगला पॉइंट लिखें, बहिष्कार में ही लिखो सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, ठीक है, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, अदालत इत्यादि। इसी में एक और पॉइंट लिखो, आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान अरविंद घोष ने अरविंद घोष ने पैसिव रेजिस्टेंस का आह्वान किया। पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया, निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया। अर्थात लिख ले आप, अर्थात बहिष्कार के साथ साथ यदि भारतीय कर्मचारी कार्य करना बंद कर दें,
तो यदि कार्य करना बंद कर दें तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ सकता है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ सकता है। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था इस समय, उन्होंने कहा था कि जैसे लैंड रेवेन्यू पे जो लोग काम कर रहे हैं, प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं, अदालत में, एक तो हो गया जो लोग बाहर हैं वो नहीं जाएं, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं यदि वे भी काम ना करें तो सरकार पूरी व्यवस्था ही रुक जाएगी। और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का प्राण है, लाइफ है, वायु है, श्वास है, एक तरीके से इन्होंने कहा था। और इसी संदर्भ में इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी, यानी किसी भी लेवल पे सहयोग ना करें, जो नहीं है वो भी ना जाए, जो है वो भी सहयोग देना बंद कर दें। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट चला था बायकाट, इस सेंस में बायकाट की बात की जा रही थी। ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ था पैसिव रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ इसका प्रभाव देखा गया था और चर्चा में बहुत आया ये उस समय। ये तो ये हो गया बहिष्कार आपका। अब आप लिखो स्वदेशी। स्वदेशी, स्वदेशी को भी हम अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उद्योग के क्षेत्र में क्या रहा, स्वदेशी। ठीक है, फिर भाषा साहित्य के क्षेत्र में हमें क्या दिखाई पड़ता है। ठीक है, कला के क्षेत्र में हम क्या उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, उद्योग यानी अर्थव्यवस्था, भाषा साहित्य कला। राजनीति के क्षेत्र में तो क्या विकल्प देने की कोशिश की गई, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जब कभी स्वदेशी की चर्चा होगी ना तो राजनीतिक आर्थिक अलग अलग अर्थों में बात करिएगा स्वदेशी की। यहाँ स्वदेशी का विकल्प क्या था। ठीक है, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा अभी, तो भी वैकल्पिक स्कूल कॉलेज तैयार किए जाएंगे। हम सरकार के पास नहीं जाएं तो फिर ठीक है, अपना पंच परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट लाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। कला तो भाई यूरोपीय पेंटिंग्स को भी छोड़ा जाए, अजंता एलोरा मुगलों से प्रेरणा ली जाए। भाषा साहित्य, स्वदेशी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हम इसी दौरान, इसी मूवमेंट के दौरान वंदे मातरम नामक गीत। ठीक है, इसकी रचना किसने की है, बंकिम चंद्र ने की है। और किस पुस्तक में है ये रचना, आनंद मठ में। इसी दौरान ये गीत लोकप्रिय हुआ और इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये। तो भाषा साहित्य की चर्चा होगी। उद्योग में भी लोगों ने उत्साह में, किसी ने साबुन की फैक्ट्री, किसी ने माचिस की फैक्ट्री, किसी ने कोशिश की सीमेंट की फैक्ट्री लगाई, सफल नहीं हुआ, किसी ने कपड़े। तो उद्योग हर क्षेत्र में कोशिश की गई स्वदेशी की, बट इसको सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी उद्योग वाले में। ठीक है, तो ये है स्वदेशी का सेंस, ध्यान रहेगा सभी को। एक कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक पे आपको हेल्प करेगा, या फिर जब पढ़ना हो तो ढांचा बना करके इंफॉर्मेशन बदल देने हैं आपको। लिखो जरा आप इसके बारे में थोड़ा। किसी कुछ पूछना है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। है तो स्वदेशी का भी इम्पैक्ट, बस सरकार से उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे उस समय। जो पूंजीपति थे वो आंदोलन के साथ नहीं थे, देख सकते हैं, बट उतना लगाव नहीं था आंदोलन से उस समय उनका। पूंजीपति, जो बड़े पूंजीपति थे वो सरकार के बड़े करीब थे उस समय। हो सकता है आप जो कह रहे हैं। अ, सानू जी कह रहे हैं कि टाटा की जो स्थापना हुई थी 1907 में,
उनको कहीं अपमानित कर दिया था, वो बाहर गए थे, तो उसी ह्यूमिलेशन के जवाब में उन्होंने टिस्को की स्थापना की और ताज होटल की स्थापना की। हो सकता है, मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे जानकारी नहीं है इस तरीके की, इतने करेक्टर हैं, ठीक है ना। सब पारिवारिक छोटी मोटी घटनाएं नहीं पता होती, बट मेन मेन थीम पता रहता है मुझे, है ना। मुझे उतना ही पता रहता है जिससे आप एग्जाम पास करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बड़ी चुनौती का काम होता है इतिहास, हर एक व्यक्ति का अपना एक इतिहास है। गुड इन्फॉर्मेशन यदि करेक्ट है तो आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। बाकी टिस्को की स्थापना हुई थी, इट्स अ फैक्ट। बड़े पूंजीपति आंदोलन के साथ नहीं है, मैं अभी जिक्र कर दूंगा आपको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है ये। लिखो आप जरा एग्जाम्पल, आप पहले लिखो शिक्षा के क्षेत्र में, पहले लिखो आप शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लिखो 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज, अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल थे, ठीक है, अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल हैं। 1906 में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में, इसका उद्देश्य था स्वदेशी भाषा में शिक्षा का विकास, इसका उद्देश्य था स्वदेशी भाषा में शिक्षा का विकास। मैं केवल इसमें उदाहरण दे रहा हूं आपको, स्वदेशी के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख चीजें हुई उस दौर में, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद था, स्वदेशी भाषा में शिक्षा का विकास, इसी पे लिखो एनटी करलायल, करलायल जो थे ये मुख्य सचिव थे बंगाल के, ठीक है। ये बंगाल के मुख्य सचिव थे, इन्होंने एक आदेश जारी किया था, जो छात्र आंदोलन में भाग लेंगे उन्हें स्कूल कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, या उनकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। उन्होंने आदेश जारी किया, तो उस आदेश के विरुद्ध एक संस्था बनी, एंटी करलायल सोसाइटी, एंटी करलायल सोसाइटी। इनको बनाने वाले थे नरमदलीय नेता कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र। करलायल सर्कुलर कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, छात्रों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था, ठीक है। सोसाइटी बनाई थी कृष्ण कुमार मित्र ने। एक और पॉइंट लिखें आप, योगेश चंद्र ने एक और फैक्ट्स लिख लें, एक समिति बनाई, योगेश चंद्र ने एक समिति बनाई ताकि भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए जापान भेजा जा सके। तकनीकी शिक्षा के लिए जापान भेजा जा सके, ठीक है, जापान भेजा जा सके। तो ये एक एजुकेशन रिलेटेड बात हो गई कि एजुकेशन में क्या क्या हो रहा है। एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी कहा जाता है, ठीक है, सर्कुलर सोसाइटी भी कहा जाता है, करलायल सोसाइटी भी कहा जाता है, दोनों वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र ने ही एक संजीवनी नामक पत्रिका का संपादन किया था, संजीवनी नामक पत्रिका का संपादन करते थे। देखो ये जो पत्रिका अखबार वगैरह साथ साथ चल रहे हैं ना, तो क्लास का मत खत्म होते होते 40-50 पन्नों का अखबार आ जाएगा आपके सामने। एक तरीका होता है हमने लिस्ट लिया, याद कर लिया,
एक तरीका होता है साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ते जाए, इसमें आपको लोड नहीं होता है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाता है आपका। जहाँ आप एक पेज का लिस्ट देखेंगे ना, थोड़ा लोड आ जाता है दिमाग में चिंतन की क्या करें इसमें हम। तो अलग अलग दौर में, जैसे संध्या है, कोई काल है, ऐसी पत्रिकाएं निकलती रहती हैं। ये शिक्षा की बात हो गई एक तरीके से। अब आप लिखो भाषा साहित्य के बारे में। लिखो लिखो बंगला, मराठी, बंगला, मराठी, तेलुगु, हिंदी, उर्दू इत्यादि भाषाओं को आंदोलन के दौरान महत्व, जितने भी भारतीय भाषा हैं, कहने का आशय ये था, जो अंग्रेजी जानते भी हैं वो भी अपनी भाषा में बात करते थे। स्वदेशी इस कदर उस समय था, स्वदेशी की बात हो रही थी, अपनी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसी में। लिखो आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की तथा वंदे मातरम नामक गीत वंदे मातरम नामक गीत ब्रैकेट में कर लीजिएगा बंकिम चंद्र आनंद मठ। वंदे मातरम नामक गीत भी आंदोलन में लोकप्रिय हुआ। देखो ये गीत बंकिम चंद्र ने बहुत पहले लिख दी है, बट ये पहला आंदोलन है जिसमें ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, वंदे मातरम। ठीक है, अब जितने भी आंदोलन होंगे ना, कांग्रेस के, क्रांतिकारियों के, प्रत्येक आंदोलन में ये गीत गुनगुनाया जाएगा और ये नारा भी बहुत हिट जाएगा, वंदे तो मातरम। चाहे किसी का आंदोलन हो, फिर संविधान सभा में चर्चा हुई क्या इसको नेशनल एंथम बनाया जाए, लेकिन जो विभाजन के दौरान, आज़ादी के दौरान जो सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए इसको साइड कर दिया गया। बट ज़्यादातर इतिहासकार, ये सभी विद्वान मानते हैं इस बात को कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक्चुअल में यही एंथम था। हर क्रांतिकारियों के, राष्ट्रवादियों के जुबान पे यही गीत होते थे, क्योंकि ये गीत देवी को समर्पित है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई इसका धार्मिक पक्ष उभर के ना आ जाए, सांप्रदायिक तनाव के माहौल में इस गीत को वो सम्मान नहीं मिला उस दौर में जो मिलना चाहिए। वरना हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो कोई भी हो, गदर आंदोलन था, उनका आंदोलन था, उनका भी जो है नारा था वंदे मातरम। तो हर आंदोलन में ये गीत बहुत पॉपुलर रहा है, इसके नाम से बहुत पत्रिकाएं निकली, इसके नाम से आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन जो आंध्रा में चला था उसका नाम ही रख दिया गया था वंदे मातरम आंदोलन। हैदराबाद रियासत में एक आंदोलन चला था, उसका नाम ही रख दिया गया था वंदे मातरम आंदोलन। तो वंदे मातरम कई तरह से पॉपुलर रहा है। ठीक है, तो इसी दौरान में पहली बार ये बहुत लोकप्रियता मिली थी इसको, और ये नारा के रूप में भी बहुत पॉपुलर हुआ था। अगला पॉइंट लिखें। लिखें बंगला लोकगीत ब्रैकेट में जैसे एग्जाम्पल मिलता है पल्ली गीत किताबों में, लोक कथाएं जो कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं, जैसे एक लिख लें ठाकुर मार झोली, ठाकुर मार झोली इत्यादि भी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय
उद्योग के बारे में जरा लिखो एक आधा पॉइंट, उद्योग पे लिख लो एक आधा पॉइंट लिखो। आंदोलन के दौरान उत्साहित होकर, आंदोलन के दौरान उत्साहित होकर साबुन, माचिस, सीमेंट इत्यादि उद्योगों की स्थापना की गई। हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ एक सफल भी रहा था, जैसे एक फेमस नाम है पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये बड़े नाम है उस समय के। पीसी रॉय, इन्होंने एक बनाया था बंगाल केमिकल फैक्ट्री। लिख लीजिए इनका नाम, बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। इन्होंने बनाया था बंगाल केमिकल फैक्ट्री, लिख लीजिए आप, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। पीसी राय का नाम ज़्यादा फेमस है, तो इसी को आप लिख लीजिए। अगला लिखें आप, ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप इसमें, बाल गंगाधर तिलक ने, ये सब तथ्यात्मक जानकारी है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारी सभा का गठन किया। स्वदेशी वस्तु प्रचारी सभा, का गठन किया। स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन किया। इसी में एक और लिखें, चिदम्बरम पिल्ले ने, ये मद्रास के नेता हैं, चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, कंपनी की स्थापना की। ये उद्योग के क्षेत्र में है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है, स्वदेशी के उदाहरण क्या हैं। और इसी में हम लोग बात करें अभी कला और राजनीति की, तो कला के क्षेत्र में लिख लें आप, कला के क्षेत्र में लिखो, भारतीय चित्रकारों ने, भारतीय चित्रकारों ने अजंता एवं मुगल चित्रकला से, मुगल चित्रकला से प्रेरणा ग्रहण करनी प्रारंभ की। मुगल चित्रकला से प्रेरणा ग्रहण करनी प्रारंभ की। लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कला संप्रदाय की स्थापना की। एक और पॉइंट लिखो, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, प्रथम छात्रवृत्ति, फर्स्ट स्कॉलरशिप नंदलाल बोस की दी गई, नंदलाल बोस को दी गई। कहने का मतलब है कला में भी स्वदेशी की बात की जा रही है, विदेशी से, अंग्रेजों को से हमें प्रेरणा नहीं लेनी है। लिखो, राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पहला पॉइंट लिखो, कांग्रेस के मंच से
स्वशासन, ये मैं अलग से भी बताऊंगा आपको, एवं स्वराज। स्वशासन एवं स्वराज की मांग की गई, ये मैं अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, साधना। लिखो साधना, तोहिद्र, व्रति तथा स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति, ठीक है। लिखो इत्यादि स्वयंसेवी संस्थाओं ने, इत्यादि स्वयंसेवी संस्थाओं ने आत्मनिर्भरता की भावना का प्रसार किया। आत्मनिर्भरता की भावना का प्रसार किया। आत्मनिर्भरता की भावना का प्रसार किया। ये सब ना अलग अलग राष्ट्रवादी लोग हैं। जैसे ये बड़ा फेमस हुआ था स्वदेश बांधव समिति, इसका एक दूसरा भी नाम था, कोई बता सकता है क्या नाम था इसका? बारिसाल कमेटी, बारिसाल समिति। एक अश्विनी कुमार दत्त करके नेता हैं, बहुत पॉपुलर थे वो, बहुत लोकप्रिय थे वो, ठीक है। उन्होंने इस समिति को बनाई थी। ये क्या करते थे, लोगों को जैसे हम कह सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे कि भाई कैसे आपको रोजगार पैदा कर सकते हैं, संकट के दौरान कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, विवादों का समाधान कैसे करिए, अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के ना बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं बनी, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। इसका जनाधार भी बहुत ज़्यादा था। और एक बार इसके निहत्थे सम्मेलन पे वैसे लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, गोली तो नहीं चलवाई थी। तब ये बहुत चर्चा में आई थी। स्वदेश बांधव समिति या बारिसाल समिति, अश्विनी कुमार दत्त। तो ऐसे इस तरीके की समितियां हैं। तो क्या इस समय पर्पज चल रहा है इनका? आत्मनिर्भरता का मैसेज देना। यदि सरकार भाई हमारे लिए काम नहीं करेगी तो हम खुद आत्मनिर्भर हो जाएं हम। तो राजनीति का मतलब क्या है, आर्थिक का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मैसेज। तो बंगाल विभाजन का जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो तो हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द करो। बट देखते ही देखते हम क्या देखते हैं कि यह आंदोलन जो है आत्मनिर्भरता पे, स्वशासन, स्वराज, आत्मनिर्भरता, तो लक्ष्य इसका चेंज होता गया। ठीक है, इस तरीके का नेचर इसका बदलता रहा है।